हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। माय नेम इज़ अनीश शर्मा और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका जो कि एक आइलैंड कंट्री है, पर प्रेजेंटली श्रीलंका की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स है। कंट्री की इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर ये सिचुएशन हुई क्यों, क्या रीज़न्स थे ऐसे सिचुएशन के, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी और हमें क्या सीखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, ये भी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो अगर हम श्रीलंका की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। किससे? ब्रिटिशर से। तो जब 1948 में ये आइलैंड कंट्री जो है, जब ये इसको इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम इसका नाम सीलन था। 1972 में जाके इसका नाम सीलन से श्रीलंका पड़ा। तो जैसे इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम इस आइलैंड कंट्री का नाम सीलन था। 1972 में इसका नाम श्रीलंका पड़ा। अब अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो एक अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, एक तो इंडिया के साथ और दूसरा मालदीव्स के साथ। श्रीलंका की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, 75% जो पॉपुलेशन है वो सिनेलीज कम्युनिटी की पॉपुलेशन है। और श्रीलंका के जो लोग हैं वो 70% जो श्रीलंका के लोग हैं वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। देखो, अगर मैं बुद्धिज़्म रिलीजन की बात करूं तो जब कलिंग वार हुई थी और अशोका उस वार को जीत गया था, तो उस वार को जीतने के बाद जब उसने डिस्ट्रक्शन देखी कि कितनी ज़्यादा वार में डिस्ट्रक्शन होती है, कितना ज़्यादा ब्लड शेड होता है, तो उन सब सिचुएशन को देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि हम पीस के रास्ते पे चलेंगे। इसलिए उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी थी, उसने अपने बच्चों को श्रीलंका में भेजा था ताकि वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सकें। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि श्रीलंका में जो मैक्सिमम लोग हैं वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम शुरू कहाँ पे हुई है श्रीलंका में? जो सिविल वार है वो अभी जो श्रीलंका की सिचुएशन है वो सिविल वार की तरफ ही जा रही है। बट ऐसा नहीं है पहली बार, पहले भी सिविल वार हो चुकी। वो सिविल वार क्यों हुई, उसके क्या रीज़न थे, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इस स्क्रीन में आपको जो इंसान दिख रहा है इसका नाम है वी प्रभाकरन। ठीक है, ये वी प्रभाकरन जो है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। देखो, कोई भी इंसान होता है वो किसी कंट्री का अगर हीरो है तो वो किसी कंट्री का विलन भी ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ चंगेज़ खान का। तो चंगेज़ खान की अगर मैं बात करूँ तो चंगेज़ खान को मंगोलिया में हीरो माना जाता है। अगर आज भी आप मंगोलिया में जाओ तो 5 से लेकर 7 दिन तक चंगेज़ खान के ऊपर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इतना पॉपुलर है वो अभी भी। इस टाइम मंगोलिया के जो लोग हैं उनका हीरो है। बट यही चंगेज़ खान सेंट्रल एशिया में विलन के तौर पर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब चंगेज़ खान की आर्मी एक्सपेंड कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, अपना एरिया को एक्सपेंड कर रही थी, तो चंगेज़ खान की जो आर्मी थी वो बड़ी ज़्यादा ब्रूटल होती थी। वो अगर उसका चंगेज़ खान की आर्मी का कोई एनिमी ही ना, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब अगर मैं सेंट्रल एशिया की बात करूं तो उस टाइम सेंट्रल एशिया में इस्लाम फेथ को मानने वाले, इस्लाम रिलीजन को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा होते थे। तो जब उसकी चंगेज़ खान की आर्मी एक्सपैंड करती थी तो सबसे ज़्यादा ब्रूटैलिटी इन्हीं लोगों के ऊपर दिखाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। इसलिए आज के टाइम पे भी सेंट्रल एशिया में चंगेज़ खान को एज ए विलन देखा जाता है। बट यही चंगेज़ खान मंगोलिया में एज ए हीरो माना जाता है। सेम केस प्रभाकरन का भी था। अगर हम तमिल लोगों की बात करें तो प्रभाकरन की बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ पे। बट यही प्रभाकरन एज ए विलन काउंट किया जाता है श्रीलंका गवर्नमेंट इसको एज ए विलन कंसीडर करती है। तो ये बात तो है ही है कि कोई इंसान अगर किसी कंट्री का हीरो होता है तो वो किसी कंट्री का विलन भी ज़रूर होता है। तो अगर मैं प्रभाकरन की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि प्रभाकरन किसी पोर फैमिली से बिलोंग करता था, कि किसी गरीब घर का था, उसके ऊपर अत्याचार हुए फिर उसने हथियार उठा लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था प्रभाकरन। ठीक है, इसके अगर मैं प्रभाकरन की बात करूं तो इनके जो फादर थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी। तो फाइनेंशियली एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था प्रभाकरन। बट
मेन रीज़न क्या था सिविल वार का, कि क्यों इसने सिविल वार शुरू की थी? वो इसलिए कि जो तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे, जो श्रीलंका में रहते थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते थे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो सबसे ज़्यादा फेवर सिनेलिस कम्युनिटी को ज़्यादा देता था, ठीक है। और श्रीलंका की गवर्नमेंट भी ऐसी थी कि उन्होंने कभी रिफॉर्म भी नहीं किया इसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस ला के, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी थोड़े राइट्स मिले। बट श्रीलंका गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया, तो जिसकी वजह से लोगों की जो माइनॉरिटीज़ थी श्रीलंका में, स्पेशली अगर मैं तमिल लोगों की बात करूँ, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरने लगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे एक नए ग्रुप का राइज़ हुआ जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। LTTE, इस नाम को ज़रा ध्यान से समझना। LTTE मतलब टाइगर। यहाँ पे जो टाइगर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है तमिल लोगों को। तो तमिल लोग खुद को एज ए टाइगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये टाइगर्स किसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं? लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और इनका क्या मकसद है, क्या मोटिव है? मोटिव इनका एक ही है कि श्रीलंका में एक और नई कंट्री बनाना, जिस कंट्री का नाम होगा तमिल एलम। ये इसका पूरा मतलब था LTTE का, ठीक है। और यही मकसद था। LTTE में जो भी लोग ज्वाइन करते थे उनका यही मोटिव रहता था कि हमें श्रीलंका में से एक नया देश निकालना है, जिस देश का नाम होगा तमिल एलम, जिसमें तमिल लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर राइट, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सिविल वार शुरू होती है जो 1983 से शुरू होती है और 2009 तक चलती है। देखो, प्रभाकरन की अगर मैं बात करूँ तो ये दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है, ठीक है। आप खुद देख लेना, 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका की कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई लीडर आए, कई लीडर गए, बट प्रभाकरन शुरू से लेके एंड तक LTTE का लीडर रहा। इसने ही LTTE को बनाया, इसने LTTE को चलाया, और शुरू से लेके एंड तक इसने LTTE को लीड किया। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर रहा है अपने LTTE का। और अगर मैं LTTE की अगर मैं बात करूँ तो, और एक और पॉइंट मैं शेयर करूँगा, ये शायद हिस्ट्री में पहला ऐसा इंसान होगा जिसके पास खुद की नेवी, खुद की आर्मी और खुद के सुसाइड बॉम्बर्स थे, ठीक है। और अगर मैं सुसाइड बॉम्बर्स की बात करूं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई थी तो उस टाइम भी LTTE का सबसे बड़ा हाथ था, ठीक है, उसकी असैसिनेशन में। राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर PM थे, उनकी असैसिनेशन में। तो क्या रीज़न थे राजीव गांधी के असैसिनेशन के? देखो, सबसे पहली बात कि जो राजीव गांधी थी वो श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे थे और प्रभाकरन के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे थे। तो क्या हुआ कि एक मीटिंग बैठी जहाँ पे श्रीलंका की गवर्नमेंट, प्रभाकरन और राजीव गांधी बैठे, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई सोल्यूशन निकले, ताकि ये जो सिविल वार है ये ख़त्म हो जाए। तो जो प्रभाकरन की डिमांड थी वो श्रीलंका गवर्नमेंट ने मैक्सिमम मान ली, और कुछ टाइम तक वो सिविल वार ख़त्म भी होगी। बट हमेशा प्रभाकरन यही चीज़ डिमांड करता रहता था कि बार बार कि नहीं, मुझे एक नया कंट्री चाहिए, मुझे तमिल एलम बनाना है। यही जो इसकी डिमांड थी बार बार राइज़ करती रहती थी, और यही फिर से एक सिविल वार को राइज़ कर देती थी, और श्रीलंका में फिर से टेंशन स्टार्ट हो जाती थी। 1987 में जब प्रभाकरन को इनवाइट किया गया इंडिया में, तो जब वो इंडिया आया तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने राजीव गांधी को बोला था कि इसको इस टाइम बंदी बना लो, ठीक है, अपने जेल में डाल दो। बट जो राजीव गांधी थे उन्होंने इस आइडिया को अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, वो हमारा गेस्ट बन के आ रहा है और हम अपने गेस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही इसी चीज़ की कीमत राजीव गांधी को अपनी डेथ के साथ चुकानी पड़ी, क्योंकि राजीव गांधी की जब डेथ हुई थी 1991 में, वो तमिलनाडु में ही आए थे, और उनकी जो डेथ हुई थी वो डेथ LTTE ने प्लान की थी, प्रभाकरन ने प्लान की थी। और जिस लड़की ने उनकी मतलब जो सुसाइड बॉम्बर बन के आई थी, वो कोई बड़ी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, कोई 16-17 साल की उम्र की लड़की थी, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, ठीक है। इसी लड़की ने असैसिनेशन की थी राजीव गांधी की, जो फॉर्मर PM है इंडिया के, ठीक है, राजरत्नम नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने इसने असैसिनेशन की थी, सुसाइड बॉम्बर लाई थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसी टाइम ही राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब वक्त गुजरता रहा, 2004-2005 का जब टाइम आने लगा, तो उस टाइम क्या हुआ कि देखो काफ़ी लंबी सिविल वार चली। जो LTTE का जो एम था कि हमें क्या है कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, वो तो कंप्लीट हुआ नहीं। ऊपर से इतनी लंबी सिविल वार चल चुकी थी, और ऊपर से
प्रभाकरण की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का था, तो जो भी एलटीटी के अगेंस्ट जाता था वो उन्हें मार देता था। देख लो, अब राजीव गांधी की किलिंग का सबसे बड़ा रोल क्या था कि राजीव गांधी ने इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में। तो ये जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स थी ये एलटीटी के जो भी सोल्जर्स थे उनको मार देती थी। कैजुअलिटीज़ तो दोनों तरफ होती थी, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स के भी काफ़ी सोल्जर्स मरे। तो यही कैजुअलिटीज़ को देखते हुए एलटीटी का जो लीडर था प्रभाकरन, उसने डिसाइड किया था कि हम राजीव गांधी को असैसिनेट करेंगे, ठीक है। बट एलटीटी टाइम के साथ साथ कमज़ोर होता रहा, क्योंकि जो उनका मोटिव था वो उसको मिला नहीं। एक तमिल एलम नया कंट्री तो बना नहीं, और एलटीटी में जो फेथ रखते थे लोग वो भी धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। जो उनके मेन लीडर्स थे वो उसको छोड़ने लगे, क्योंकि एग्रेसिव मेंटेलिटी थी इसकी प्रभाकरन की। ये कई बार क्या करता था, जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उनको भी मार देता था जो एलटीटी के खिलाफ जाते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि जो एलटीटी के जो मेन लीडर्स थे वो उसको एलटीटी को छोड़ना शुरू हो गए थे। और 2005-2006 की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लीडर्स इसको छोड़ के जा चुके थे। और 2009 में एक फिर से वार लगी एलटीटी और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच। तो श्रीलंका आर्मी ने असैसिनेट कर दिया था प्रभाकरन को 2009 में, और वहाँ से एलटीटी का पूरी तरह से खात्मा हो गया। तो ये स्टोरी थी, एलटीटी कैसे बना, प्रभाकरन कौन था, ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मेन मुद्दे में आते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसका ऐसा रीज़न क्यों श्रीलंका सिविल वार की तरफ जा रहा है। तो क्यों श्रीलंका की कंडीशन इतनी वर्स हो गई, क्यों श्रीलंका सिविल वार की तरफ फिर से जा रहा है, उसके कुछ रीज़न्स हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें पॉलिसी रीज़न है, प्रेसिडेंट की पॉलिसी, क्या क्या श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ब्लंडर किए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको भी। बट जो मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो टूरिज़्म का। देखो, टूरिज़्म श्रीलंका की 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो टूरिज़्म क्यों फ्लॉप हुआ श्रीलंका में, उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी 2019 में, बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 250 लोग मारे गए थे। तो आप खुद ही सोचो कि आपकी मान लो कोई कंट्री है जिसमें बॉम्बिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है टूरिस्ट आपके देश में आएंगे? वो प्रेफर करेंगे किसी और देश में जाना। तो ये रीज़न था एक तो कि जो टूरिज़्म का जो लेवल था वो कम हो रहा था, और दूसरा कोरोना 2019 में तो वैसे ही, ऊपर से 2020 में तो वैसे ही ट्रैवल बिल्कुल बंद हो चुका था। तो ये दो रीज़न बहुत ही मेन रीज़न थे, बहुत ही बड़े रीज़न थे, जिसने सच में जो श्रीलंका के टूरिज़्म है उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। और यही रीज़न है कि श्रीलंका का टूरिज़्म बिल्कुल फ्लॉप हो गया था इन दो मेन रीज़न के कारण। बट सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि जो श्रीलंका की इकनॉमी है वो इतनी वीक हो गई है, कुछ और रीज़न भी हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी है कि जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो ब्लंडर किए हैं। तो पहला ब्लंडर उन्होंने क्या किया कि जब 2019 में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे, तो जब इलेक्शन की जो कंपेनिंग होती है तो उस टाइम श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, मतलब जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के जो दावेदार थे, उन्होंने उस टाइम ये बोला था, जो उस टाइम के जो करंट पीएम थे उनके वो भाई थे, ठीक है। तो वो ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे लोगों के साथ, वो ये चीज़ बोल रहे थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट चुना जाता हूँ इस देश का, श्रीलंका का अगर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा कि जो आप वैट भरते हो, वैल्यू एडिड टैक्स भरते हो, उसको मैं बड़ा मिनिमाइज़ कर दूँगा। और दूसरा जो मैं काम करूँगा वो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़ा ज़्यादा प्रमोट करूँगा। श्रीलंका को मैं पूरा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का देश बना दूँगा। ये दोनों ही जो बातें इन्होंने बोली थी एक कंप्लीट फेलियर साबित हुई है श्रीलंका के लिए, और इसने बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है श्रीलंका की इकनॉमी को। आप खुद सोचो कि सबसे पहले जो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वैट को मैं कम कर दूंगा। हम सबको पता है कि जो टैक्स होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये टैक्स जो होता है, इसी टैक्स से लोग, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, डिफेंस का जो जितना भी सामान है वो लेती है, ठीक है। हमने हज़ारों सालों से देखा है कितनी ज़्यादा हमारी कंट्री के ऊपर इन्वेजन्स हुई हैं। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ चुकी है कि डिफेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी डिफेंस का सामान हमें चाहिए, हमारे जो भी DRDO, ISRO, जो भी उनको जिनकी जो भी डिमांड होती है किसी वेपन को लेके, इज़राइल से हम इंपोर्ट करते हैं, रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं, USA से हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब इतने ज़्यादा हम वेपन्स इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस तो होगा ही ना। तो वो प्राइस अब कहीं ना कहीं से तो भरना ही पड़ेगा। तो टैक्स से भी वो प्राइस जो है वो भरा जाता है। दूसरा कि कंट्री की
कोई डेवलपमेंट करनी हो, कंट्री का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना हो, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा कि जैसे मान लो कि इंडिया, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की हर चीज़ सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है, हमें कई चीज़ों के लिए बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी जो इंटरनेशनल अफेयर्स की मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अगर मैं वीट की बात करूं तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रशिया सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है दुनिया में। तो पास्ट में अगर हमें कभी भी वीट की प्रॉब्लम आई होगी तो हमने सबसे पहले हम रशिया की तरफ ही देखेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में हमने कितना ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट किया रशिया से, क्योंकि हमें डिस्काउंट में मिल रहा था, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल इंडिया में आपको इतना नहीं मिलेगा जितना आपको ये सेंट्रल एशिया में मिलेगा या जितना रशिया के पास है, ठीक है। उनके पास अपने रिज़र्व हैं पेट्रोल के, क्योंकि इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल नेचुरल गैस अवेलेबल है। रशिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया में आपको सारे रिसोर्सेज सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करने पड़ेंगी, और वो चीज़ें इंपोर्ट पैसे से ही होती है। तो ये जो टैक्स हम पे करते हैं तो इन्हीं से ये चीज़ें हमें, हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो इंपोर्ट कर पाती है, ठीक है। तो टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ मेरे को हैरानी इस चीज़ की हुई कि जो श्रीलंका के एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने ये चीज़ को सोचा भी नहीं। उन्होंने ये देखा चलो हमारा वैट तो मिनिमाइज़ हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, चलो कोई ना इसी को जिता देते हैं, और उसको जिता भी दिया उन्होंने। दूसरा उसने जो ब्लंडर किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, श्रीलंका ने क्या किया कि अप्रैल 2021 में जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इंपोर्ट है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे एग्रीकल्चर 50% डाउन चला गया, ठीक है। आप सोचो, आप इतने सालों से केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हो, अब तुम एकदम से एक डिसीज़न ले आते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है, तो क्या ये एक सही डिसीज़न रहेगा? ये एक बिल्कुल भी अच्छा डिसीज़न नहीं होगा। धीरे धीरे प्लानिंग से चीज़ें इंप्रूव की जाती हैं। कोई आपको किसी दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करना हो तो प्लानिंग से शिफ्ट किया जाता है, एकदम से शिफ्ट नहीं होता है। पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एकदम से बोल दिया कि नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कैसे होगी जब आपके फार्मर्स उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपने सीधे बोल दिया कि नहीं केमिकल फर्टिलाइज़र्स को हम बैन करते हैं, तो आप खुद ही देख लो आपके जो फार्मर्स जो थे वो रास्ते पे आ गए, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये भी रीज़न है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें कई जो फार्मर्स हैं वो इसलिए भी रिवोल्ट कर रहे हैं कि आपने जो है बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा दी हमारे देश में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। तो फाइनली मैं एट द एंड ये बोलना चाहूँगा कि हमने क्या लेसन सीखे इससे, इस पूरी श्रीलंका की सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद अपने को क्या सीखने को मिला। पहली चीज़ तो ये सीखने को मिली कि देखो अगर तुम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो और अर्न कम कर रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अगर तुम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ इंपोर्ट में, तो ऑब्वियसली तुम्हें किसी ना किसी कंट्री से लोन लेना पड़ेगा, या तो IMF से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे कितना ज़्यादा ये टी का एक्सपोर्ट करता था, कितना ज़्यादा ये रबड़ का एक्सपोर्ट करता था। 2010-2011 की बात बता रहा हूँ मैं। बट 2013 के बाद वो कंप्लीट उसने क्या किया कि बिल्कुल ही पीछे चल गया टी के एक्सपोर्ट में, अगर देखा जाए रबड़ के एक्सपोर्ट में देखा जाए। तो जो रिसोर्सेज इसके पास थे, जहाँ पे ये और बढ़िया कर सकता था वहाँ पे इसने बढ़िया करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। और इंपोर्ट में ज़्यादा ध्यान दिया। अब तुम कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट तुम कर रहे नहीं हो, तो ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं कल को तुम्हारे को ये चीज़ दिक्कत करेगी, जो कि श्रीलंका के केस में देखने को मिला। दूसरी केस जो बैरी का एक लॉ है, बैरी का इकोनॉमिक्स में बैरी के 4 लॉज हैं, ठीक है। क्या है? पहला लॉ है एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग। दूसरा क्या है? एवरीथिंग मस्ट ग्रो समवेयर। तीसरा क्या है? देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। और चौथा क्या है? नेचर नोज द बेस्ट। तो जो इसका तीसरा लॉ है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें फ्री में मिल रही है तो इतना समझ जाओ कि कोई ना कोई हिडन कॉस्ट है उसके पीछे, कोई ना कोई कैच है, ठीक है। तभी बोलते हैं अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ देन टू इन द बुश, कि जितना तुम्हारे पास है उसी का मूल्य है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसका कोई मूल्य नहीं, ठीक है। तो यही केस अब श्रीलंका जो है वो बड़ा चालाक है। अब श्रीलंका सोचता था कि मैं चाइना के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाऊंगा, ये मुझे लोन देता रहेगा
और मैं जो भी मैंने इंपोर्ट किया, जो सामान मैंने इंपोर्ट किया उसकी मैं पेमेंट करता रहूँगा। बट जो चाइना वो श्रीलंका से ज़्यादा तेज़ है, वो उसको लोन देता रहा। बट चाइना की ये थी कि चलो मेरे को पता तो है कि ये एक वीक कंट्री है, ठीक है, इसने क्या करना है, हमसे पैसे लेने हैं, बट उसको एट द एंड बाद में कल को हमारे पैसे भी तो चुकाने पड़ेंगे, और ये चुका तो पाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी आइलैंड की डिमांड कर लेंगे कि तुम्हारा ये आइलैंड है, तो मुझे इतनी ज़मीन दे दो इसमें। वहाँ पे फिर कल को जाके हम अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक थ्रेट बनेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस के साथ चलना होता है लाइफ में, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी कंट्री तुम्हें दे जा रहा है पैसा तो लेते जाओ, तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि कल को वो चीज़ मुझे वापस भी करनी, ठीक है। तो इंपोर्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, एक्सपोर्ट भी करना होता है। जितना ज़्यादा तुम एक्सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। तीसरा पॉइंट है अनअवेयरनेस ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पीपल ने, जो श्रीलंका के लोग थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने अवेयरनेस नहीं दिखाई अपनी तरफ से, ठीक है। कि उनको भी देखना चाहिए था कि यार वैट तो रिड्यूस हो जाएगा, बट जब हम टैक्स पे करते हैं तो इसी टैक्स से तो हम डिफेंस का कितना सामान लेते हैं, ठीक है। इसी टैक्स से कंट्री की डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इस सब कितनी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसी वैट से जो हम पे करते हैं, ठीक है। तो अगर वैट रिड्यूस कर दिया जाएगा तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं की गई। और यही रीज़न था कि जो इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा क्रैश कर गई श्रीलंका की। तो इस सारे सिनेरियो से, इस सारे पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक अच्छी लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंट्री में। अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी कंट्री को ढंग से लीड कर पा रहे हैं, तो कभी भी कंट्री में ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होगी, ठीक है। आपकी लीडरशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर मान लो कि आपका कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट जो है वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, उनकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी कंट्री को उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो अब क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, आप जो आपके जो पास्ट में जो भी आपने जो कंपेनिंग में जो बातें बोली, आप उसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आ गया आपके देश में, आपका कंट्री भी पूरी तरह से सिविल वार की तरफ जा रहा है। और आप खुद आपके जो कंट्री के, जो श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, उसके खुद प्राइम मिनिस्टर कभी बांग्लादेश की पीएम के पास जाते हैं, शेख हसीना के पास, तो वहाँ से वो $250 मिलियन उन्होंने वहाँ से लिए, तब वो भी इनको वापस करने पड़ेंगे कुछ टाइम के बाद। इंडिया से $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन लिए। तो इस हिसाब से अगर आपकी कंट्री की लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो आपको फिर IMF के पास जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, तो वैसे फिर आपकी कंट्री की रेपुटेशन भी डाउन होती है। इसलिए अच्छी लीडरशिप होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं, श्रीलंका के बारे में हिस्ट्री कवर कर दी, ठीक है। प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है वो डिस्कस कर दी, जो पास्ट में सिविल वार हो रही है वो डिस्कस कर दी, जो अभी सिविल वार चल रही है वो डिस्कस कर दी, हमने क्या सीखा है इस सिचुएशन से वो डिस्कस कर दिया। तो अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम पॉइंट सारे कवर कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ढंग से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानना है तो मेरी वीडियो पड़ी है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए हैं और काफ़ी ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।